नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा पिंजरे की मैना इस पर चर्चा करने वाले हैं या इस पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा पिंजरे की मैना। पिंजरे की मैना इस शीर्षक से यह आत्मकथा प्रकाशित है, जिसका अर्थ होता है पिंजरा, यानी इसका सीधा साधा जो अर्थ है बंधन या कैद, ऐसा स्थान जहाँ से निकलना असंभव या कठिन है। मैना जो स्त्रीलिंगी शब्द है, जो क्रांति चंद्र जी की पत्नी के रूप में चित्रित हुआ है, अर्थात परिवार रूपी पिंजरे में फंसी हुई ये लेखिका है, जो चाहकर भी अपने अस्तित्व के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए बाहर नहीं निकल सकती। और यहाँ पर वह जितनी भी उड़ने की कोशिश करती है, उसे हमेशा व्यस्त रखा जाता है परिवार के नाम पर। और आत्मकथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह आत्मकथा का शीर्षक कितना सार्थक है। पहले आत्मकथा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे या इस पर सुनेंगे, तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि आत्मकथा का शीर्षक कितना सार्थक है। ठीक है, अब आत्मकथा ये पिंजरे की मैना 2008 में प्रकाशित जो पूर्वोदय प्रकाशन से प्रकाशित रचना है, नई दिल्ली द्वारा 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सोनरेखा चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा है, जिसमें लेखिका ने अपने 75 साल के लेखन काल को बड़ी सहजता के साथ और आत्मीयता के साथ चित्रित किया है। इस आत्मकथा के शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि मैंने इसमें 75 साल का लेखन काल पिंजरे की मैना आत्मकथा के साथ मेरा भी संपूर्ण होता है और यह मेरी 86 साल की जीवन यात्रा का वास्तविक दस्तावेज है। अब इस आत्मकथा के शुरू में विष्णु प्रभाकर जी ने लेखिका के जीवन संबंध में भूमिका लिखी है, जो प्रतिभापुंज चंद्रकिरण इस शीर्षक से है, जिसमें उन्होंने लेखिका के संपूर्ण साहित्य का संक्षिप्त में विवरण विश्लेषण किया है। लेखिका के कहानी साहित्य विष्णु प्रभाकर जी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और वो उनका व्यक्तित्व किस तरह रहा है ये इनकी बातों से हमें स्पष्ट झलकता है। लेखिका ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में विभक्त की है, एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। आत्मकथा के आरंभ में लेखिका ने अपने परदादा दादी का इतिहास वंशावली बताई है। परदादा के मौत के बाद उनकी परदादी अपने पुत्रों को लेकर किस तरह संघर्ष करती है। साथ ही लेखिका के गणेश लाल दादा व्यापार में बहुत कुशल मेहनती व्यक्ति रहे और इस वजह से वो अपने जो जीवन में बहुत कुछ कमाते हैं, धन वगैरह। पहले व्यापार, फिर ठेकेदारी आदि करते हुए अपने जीवन को वो गरीबी से निकालकर सर्वसंपन्न धनवान बनाते हैं। और जिनके 2 विवाह हुए थे, उनके पहले पत्नी का बेटा रामफल है, जो लेखिका के पिताजी हैं। और मेहनत और व्यापारी बुद्धि के चलते दादा गणेश लाल जी बड़े ईमानदार और बड़े जमींदार बनते हैं। लेखिका के दादाजी आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। इसका प्रभाव लेखिका के भी जीवन पर हमें देखने को मिलता है। लेखिका की दादी सनातन धर्म का निर्वहन करने वाली थी। लेखिका के पिता की 3 शादियां हो चुकी थी रामफल जी की। उस ज़माने में बहुविवाह सामान्य बात थी। पहला जो विवाह या बाल विवाह उनका होता है और दूसरा मजबूरी में किया जाता है। तीसरा विवाह विधवा के साथ जो किया जाता है, जो चंद्रकिरण सोनरेखा की माँ है। लेखिका के दादाजी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उनके दूसरे नंबर की दादी ने वसीयत बदलकर अपने नाम, मतलब धोखे से अपने नाम बदल कर दी थी। पहले वसीयत में संपूर्ण जायदाद के मालिक रामफल थे, यानी लेखिका के पिताजी थे। लेखिका के नाना ने अपने दामाद को अधिकार दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी की, लेकिन उसमें वो हार जाते हैं। लेखिका की बड़ी माँ को 2 बेटे 1 बेटी होती है। 1912 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस ज़माने में सही इलाज सही समय पर दवा न मिलने के कारण ऐसे हादसे हमेशा हुआ करते थे और छोटी मोटी बीमारी से लोगों की मृत्यु होना उस समय बहुत आम थी। लेखिका की माता पिता की जब शादी हुई तब उनकी माँ बाल विधवा थी, जो अपनी मौसी के घर जो संघर्षपूर्ण दिन काट रही थी। यहाँ लेखिका ने अपनी माँ के जीवन के द्वारा उसे
उस ज़माने में एक विधवा की स्थिति कैसी थी और विधवा के विवाह के बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे, इसके बारे में बताया है। और उनका बेबसी भरा जीवन हमें उस आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। इसका चित्रण है नेपाल चंद्र जी, जो कि लेखिका के नाना बड़ी माँ के पिता जानकी को मिलते हैं और उसका विवाह अपने दामाद से करवा देने की बात करते हैं। आर्य समाज के प्रभाव के चलते ये सब हो जाता है, लेकिन आम समाज में विधवा की दूसरी शादी नहीं होती थी। लेखिका अपने जन्म के कथा के साथ अपने बड़े 3 भाई एक बहन के बारे में विस्तार से आत्मकथा में लिखती है। वैसे सौतेले होकर भी उसकी माँ कभी भी उन्हें सौतेलेपन का एहसास करवा के नहीं देती थी। लेखिका के जन्म पर उनकी बहन बहुत खुश हो जाती है। लेखिका के पिता पेशावर में सरकारी नौकर थे, जिनके जैसे बदली या तबादले हमेशा यहाँ वहाँ अक्सर होते थे। यह वह समय है जब अंग्रेज़ सरकार का शासन या अंग्रेज़ों की गुलामी में हमारा देश जी रहा था। लेखिका ने अपनी माँ का संपूर्ण व्यक्तित्व चित्रण अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से किया है और अपने सौतेलेपन के या अपने सौतन के बच्चे के साथ भी वह किस तरह रहती है, उनको गोदी में लेकर खिलाना, प्यार से रहना, ऐसा वो कहती है। यानी जब सासू माँ कहती है कि तुम इतना प्यार कैसे करती हो, तो वो कहती है कि अम्मा, मुझे भगवान ने सुहागन बनने से पहले ही माँ बना दिया है। इसका बड़ा सुख उनको है। लेखिका का जन्म, उनका बचपन, उनकी बचपन की यादें, शरारतें, उनकी बाल सुबोध भावनाएं, जो कुछ है आत्मकथा में हमें विस्तार से मिलती है। चंद्रकिरण का बचपन जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, पढ़ने का बहुत उनको शौक़ रहा है। अपने पिता और बहन द्वारा घर पर वह पढ़ाई अच्छी करती थी। माँ की लाडली हमेशा चंद्रावल यानी उनकी जो बहन है, बड़ी बहन, वो रहती थी और पिता की लाडली ये चंद्रकिरण रही है। पढ़ने में तेज होने के कारण स्कूल में सभी कक्षाओं में जो प्रार्थना वगैरह होना या जो गृहपाठ दिया जाता था वो हमेशा ये कंठस्थ करती थी, जिससे शिक्षक से उन्हें शाबाशी और सहपाठियों से मार भी मिलती थी। लेखिका ने स्कूल का वातावरण, जैसे वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, लड़कियाँ, इनका वर्णन भी किया हुआ है। उस ज़माने में स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता या उतनी जागरूकता नहीं थी जितनी आज है। लड़कियों के बाल विवाह की बातें ज़्यादा होती थी, जिस वजह से वह कम संख्या में स्कूलों में आती थी। जो दिखाई देती थी वो तो एक तो विधवा होती थी या शादीशुदा, या वो बहुत बड़े घर की, अमीर घर की लड़की होती थी। लेखिका ने अपने कम उम्र में ही दूसरी, तीसरी, चौथी की परीक्षा एक साथ दी थी। उस ज़माने में ऐसा था, जिससे यह उनकी पढ़ाई में तेज़ी स्पष्ट होती है। दूसरी में, तीसरी में प्रमोशन और तीसरी से चौथी परीक्षा देकर वो उत्तीर्ण भी हो जाती है। लेखिका ने अपने माता पिता का जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी इसमें किया है। जीवन घटनाओं का चित्रण भी हमें अत्यंत बारीकी से करते हुए दिखाई दिया है। छोटे छोटे घटनाओं जो जीवन में घटित होती है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करता है। उत्सव, तीज, त्योहारों का वर्णन, घर की सजावट, पिताजी और माताजी की अपनी नोकझोंक आदि बातों का चित्रण मिलता है। जहाँ सौतेले भाई बहन, 3 भाई बहन होकर भी कभी बच्चों को आभास भी नहीं होता कि ये सौतेले हैं। और लेखिका इस संबंध में आत्मकथा में लिखती है कि जिस ज़माने में सौतेले माँओं के जुल्मों की कहानियाँ हम घर घर पढ़ते थे, उस ज़माने में दूसरी शादी करना आम बात थी। वहाँ मेरी माँ, जो ममता के निर्मल रूप में अपने बच्चों को पालती थी, और ये एक प्रमाण था उस ज़माने में कि ज़्यादातर बाल विवाह होते थे। और सो लेखिका की माँ भी एक अपनी जो बेटी का विवाह करने की जिद करती है, तब वह 5वीं कक्षा में थी। विवाह तय होता है, किंतु माँ के असमय निधन के कारण उनका विवाह रुक जाता है। पिताजी बाद में तय करते हैं, शादी को उसको तोड़ देते हैं, और इस तरह लेखिका का बाल विवाह होते होते रुक जाता है। लेखिका ने अपने समय के, यानी चंद्रकिरण ने अपने समय का वर्णन या सहपाठियों का वर्णन, तत्कालीन वातावरण का वर्णन
या घटनाओं का वर्णन किया है। और ज़्यादातर लड़कियों का कम समय में विवाह होता था। बहुत सारी लड़कियां बाल विधवा भी हो जाती थी। माँ की मृत्यु के पश्चात लेखिका की शिक्षा बंद हो जाती है, उनको घर में ही रहना पड़ता है। पढ़ने में तेज और रुचि के चलते वह स्वयं को भूल जाती है। अपने लेखन की शुरुआत वह कहानी विधा से करती है। अपनी प्रथम कहानी जब लेखिका ने छपवाई थी यानी छपवाने के लिए भेज दी थी, जिसके साथ एक छोटा सा पत्र, यानी बाल सुबोध भावनाएं किस तरह रहती है ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो वो एक छोटा सा पत्र, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि संपादक जी नमस्ते, मैं एक छोटी लड़की हूँ, मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो छाप देना, वरना रद्दी के टोकरे में डाल देना। और चंद्रकिरण, इस तरह लेखिका ने बचपन में एक साहस दिखाकर कहानी छपने के लिए भेजी थी। उनकी वह कहानी छप जाती है, जिसका पता परिवार और मोहल्ले वालों को चल जाने के बाद लेखिका की इस कार्य की बहुत प्रशंसा भी होती है। पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता और घर की परिस्थिति सुधारने के लिए इच्छा आदि का बखूबी चित्रण इस आत्मकथा में, एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या का चित्रण हमें इस आत्मकथा में मिलता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं देख सकते थे। लेखिका का अब जीवन को अपने तीनों भाइयों एवं भाभी के जैसे हवाले उनका जीवन रह जाता है। भाभी और भैया जो कहेंगे वही उनके लिए था। वे जैसा जहाँ बोलेंगे, जो कहेंगे उसी तरह लेखिका अपना विवाह पूर्व जीवन जीती है। लेखिका जहाँ जाती है वहाँ के मोहल्ले का वर्णन, घर की प्रत्येक वस्तुओं का वर्णन आत्मकथा में बड़ी कुशलता के साथ करती है। और चुपचाप सहन करना, बिन माँ बाप की लड़की का अपने भाई भाभीियों के साथ रहना कितना कठिन होता है, और वो दुख क्या है वह चुपचाप सहन करती है। खासकर बड़ी भाभी उनकी बहुत उनको दुख देती थी। जो लड़की अपने माता पिता के सामने जिद करती थी, होशियार बनती थी, वो आज गुमसुम चुप हो गई जाती है सुनकर। वह कहीं भी अकेले जा नहीं सकती थी, उसे जो भी करना था उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। हिंदी साहित्य रत्न की परीक्षा उस ज़माने में बहुत बड़ी हुआ करती थी। उस परीक्षा के लिए वह दूसरों की किताबें लाकर पढ़ती है, अपने भाइयों को साथ लेकर परीक्षा में जाती है, उत्तीर्ण भी होती है। उस वक्त जब चंद्रकिरण का मन प्रेम प्रकाश नामक एक लड़के के साथ या आकर्षित होना या उनसे प्रेम करना, ये थोड़ा सा उसमें प्रसंग आया है। वो शादी का वादा भी लड़का करता है, किंतु बाद में वह मुकर जाता है, निभाता नहीं है, जिससे लेखिका को बहुत दुख होता है। लेखिका अपने जीवन को बहुत ही सिलसिलेवार रूप से चित्रित, विस्तार से उद्घाटित करती है। साहित्य लेखन उनका बराबर चलता रहा। चांद हो, महिला हो, यानी युवा हो, विचार हो, शांति हो, विजय हो आदि पत्रिकाओं में वो रचनाएं भेजती थी, छपती थी। रचनाओं के छपने के कारण साहित्यिक विद्वानों से पत्र व्यवहार भी लेखिका का होता रहा। वैसे ही क्रांति चंद्र सोनरेखा जी की लेखिका से एक पत्र के माध्यम से ही बात हुई थी। वह पत्र लेखिका अपने भाइयों को भी दिखाती है। क्रांति चंद्र लेखिका से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेखिका के बड़े भाई के पास वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पहले तो वह इस रिश्ते को लेकर ना नुकर करते हैं, बाद में मान जाते हैं। क्रांति चंद्र ने यह विवाह अपने पिता के विरोध में जाकर या पिता को बिना बताए किया था। उनका विरोध था। यह लेखिका को शादी वाले दिन पता चल जाता है। शादी के दिन जब माता पिता दूल्हे के नहीं आते, सिर्फ दूल्हा आ जाता है, और लेखिका के भाई इस रिश्ते को नकार कर जो बारात आई है उसको वापस भेज देना चाहते हैं। लेकिन वो लेखिका वहाँ पर कहती है कि मेरा नसीब मुझ पर छोड़ दो, जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। इस रिश्ते के लिए वो हाँ कहती है, और जिसके चलते यह विवाह होता है। असल संघर्ष तो लेखिका का शादी के बाद शुरू होता है। ना रहने का ठिकाना, न खाने के लिए कुछ। पति की जो नौकरी थी वह उस समय उनके पास नहीं थी। ऐसी स्थिति में लेखिका दुल्हन बनकर पति के साथ चली जाती है। आर्थिक तंगी, ऊपर से रहने के लिए किराए का मकान ढूंढना, और ये लोग इधर उधर फिरते रहते हैं। विष्णु प्रभाकर इनको थोड़ा सा आसरा देते हैं। पति दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं। लेखिका अकेले किराए के मकान में सामान जमा करते हुए अपनी गृहस्थी बसाती है। यहाँ एक नई नवीली दुल्हन का संघर्ष, जो नए जगह पर गई है और विवाह के लिए वह असहमति जता सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने नसीब पर ये बात छोड़कर विवाह
के लिए सहमति जताई। आर्थिक तंगी में घर चलना, रोजी रोटी का सामान जुटाना, स्वयं भूखे रहते हुए भी पति को पेट भर खिलाना, ये एक स्त्री ही कर सकती है। लेखिका के व्यक्तित्व का यह भी एक गुण है कि अपनी गृहस्थी वह बड़ी कुशलता के साथ चलाती है। ट्यूशन लेती है, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करती है, आकाशवाणी पर भी काम करती है। वह उस ज़माने में आकाशवाणी में काम करने वाली स्त्री के कारण लेखिका मूल्य के लोगों के लिए एक रेडियो वाली मास्टरनी बन जाती है। घर गृहस्थी संभालते हुए अपने पति के मित्र मंडलियों का जो स्वागत ही बड़े उत्साह से करती है। उनकी दावतों का इंतज़ाम करना, जिस कारण लेखिका की जान पहचान तत्कालीन साहित्यिक मित्र मंडलियों से होती रही है, जिसमें उपेंद्रनाथ, अश्क, कृष्णचंद्र। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वह बहुत खुश रहती है, क्योंकि उन्हें मायके के चार दीवारी भरी कैद से छुटकारा मिल गया था। एक स्त्री के जीवन में आने वाला मातृत्व का पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्णन यहाँ लेखिका ने अपने मातृत्व या प्रसव पीड़ा का लिखा है। प्रथम प्रसव का समय और एक माँ का अपने बच्चों को जन्म देने का संघर्ष क्या होता है, किस तरह होता है, ये आत्मकथा में हमें दिखाई देता है। पैसे की तंगी और ऊपर से पति का रूखा स्वभाव, जिसके चलते उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। प्रसव पीड़ा जो हर एक माँ को सहन करना पड़ता है, हर स्त्री के हिस्से में आता है। अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर वो स्कूल में नौकरी करती भी है। लेखिका का अस्थायी जीवन, जिसके चलते यहाँ वहाँ घर बदलने की स्थिति, छोटे से मकान में साहित्यिक मित्रों का स्वागत या उनकी खान पान की व्यवस्था, रहने का जुगाड़, इस तरह ये सब करना, और लेखिका अपनी संपूर्ण व्यस्तता भरी दिनचर्या का चित्रण हमें आत्मकथा में करती है, जिससे एक स्त्री घर पर क्या क्या करती है हमें समझ में आता है। यह पढ़ने वाले पाठकों को एहसास होने लगता है कि हर स्त्री या हर जो स्त्री है घर का जो काम करती है वो आसान नहीं है। कामकाजी स्त्री की तो समस्या ही अलग होती है, उससे दोहरा काम करना पड़ता है। बच्चे, नौकरी, घर चलाते हुए वह अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करती है। लेखिका अपनी आत्मकथा में कहती है कि सरस्वती का इतना बड़ा आशीर्वाद या वरद हस्त था कि इनको किसी एकांत की ज़रूरत नहीं थी, न कोई वातावरण की ज़रूरत थी। जब भी वो चूल्हे पर, अंगठी पर दाल चढ़ाकर कहीं भी कुछ काम करते समय घर बैठे बैठे 2-4 पृष्ठ वो लिख देती थी। दोबारा उसको व्यवस्थित करने के लिए या उसमें करेक्शन करने के लिए उनको समय नहीं मिलता था। जैसा लिखा वैसा उस कहानी का ड्राफ्ट वो पत्रों में डालकर भेज देती थी, बुक पोस्ट कर देती थी, और वह कभी गुम भी नहीं हुआ, सही पते पर पहुंच गया और कहानी छपकर भी आती थी। ये विशेष बात। और व्यस्त जीवन में लेखिका ने अपना लेखन किया और वह छपा भी, यह विशेष बात उनके लेखन की रही है। उनको लेखन करने के लिए किसी एकांत की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ समय मिला वहाँ लिखने बैठ जाती थी। पत्रिकाओं के संपादकों का पत्र व्यवहार जब लेखिका को होता था, या लेखिका के पति के लिए यह संदेह का कारण बन जाता था। जब भी यह पत्र व्यवहार होता था, एक बार तो वह पति से अलग होने जाने का निर्णय भी लेती है, पर अपने बच्चों के बारे में सोचकर वो चुपचाप अपने पति के संदेह को सहती है। वह खुले विचारों की लेखिका है, कोई भी पत्र व्यवहार चुपके से करती नहीं है। जिस परिवार के लिए वह दिन रात मेहनत करती है और उसका अपना परिवार उसके बारे में गालियाँ निकालता है, ये बात उन्हें बहुत दुख करती है। अपने पति के मर्जी से लिखने के लिए वह अपना मन तैयार करती है, अर्थात अपना साहित्य राम भरोसे छोड़ देती है और कहानी लिखती है। और वो कहानी लिखने के बाद अपने पति के हाथ में देती है, जैसे ही लिखी वैसे। उसमें कुछ करेक्शन रहा तो पति बोलेंगे, अगर छपवाना है, नहीं छपवाना है, ये पति तय करेंगे। ये हालत इनकी रहेंगी। यहाँ लेखिका का विद्रोही नहीं, समझौता भरा जीवन हमें दिखाई देता है। परिस्थितिवश अपने आप को साहित्य के प्रति या पति के सामने सौंप देना, और इस कारण लेखिका साहित्य आज हमें जैसे गुमनाम के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। शायद इसके लिए उन्होंने विरोध किया होता तो आज उनका साहित्य हिंदी पाठकों के साथ या हिंदी पाठकों के सामने बड़ी संख्या में होता। और ये थोड़ा सा अलग है कि लेखिका के लेखन तथा संपादकों के साथ जो पत्र व्यवहार होता था उसका विरोध पति क्रांतिचंद्र करने लगे थे, और लेखिका के प्रति उनका शक उनका रोग बनते जा रहा था। दिन ब दिन क्रांतिचंद्र जी का स्वभाव, जैसे शक भरा स्वभाव बढ़ता जा रहा था, और इनका इस स्वभाव का कारण या इस स्वभाव को जानने वाले भी लेखक थे, जिसमें नरेंद्र शर्मा हो, विष्णु प्रभाकर जी हो, पंत हो, वर्मा हो, अमृतलाल नागर हो,
आदि लोग इनके स्वभाव को जानते थे और इन लोगों ने लेखिका के साथ जैसे पत्र व्यवहार करना ही बंद कर दिया था। अब लेखिका की आत्मकथा में एक स्थिति हमेशा बनी रहती है, वह है कि लेखिका की आर्थिक तंगी। उनके घर हमेशा मेहमानों का आना जाना बना रहता था। आर्थिक तंगी में ये लोग मेहमानों की मेहमान नवाजी बड़ी ही खुशहाली से करते थे। घर में कमाई कम और खर्चा ज़्यादा, यानी आमदनी 18 और खर्चा रुपया, इस तरह इनकी स्थिति थी। 4-5 बच्चे, हमेशा स्थायी बने रहने वाले मेहमान, आपत्ति के दिन आदि के कारण हमेशा इस स्थिति से लेखिका को सामना करना पड़ा है। लेखिका के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को उन्होंने लिखा है। साहित्यिक गोष्ठियों की चर्चा, पठन पाठन, समीक्षात्मक बहस आदि बातें इसमें आती है। लेखिका का 6 बार प्रसव की पीड़ा से गुजरना, वो संघर्ष और उससे संबंधित रिश्तेदारों की बातचीत, संबंधित दृश्यों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तत्कालीन समय में होने वाले दंगों का वर्णन, सामाजिक वातावरण, भारत स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति और भारत स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, अपने रिश्तेदारों की शादियाँ, देवरानी का रहन-सहन आदि घटनाओं का वर्णन लेखिका ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। पति का दरियादिली स्वभाव, घर में क्या क्या उपलब्ध है और क्या नहीं ये देखने के बजाय घर में मेहमानों का स्वागत करना घर की स्त्री के लिए उसके लिए मानसिक पीड़ा बन जाना, इस कारण लेखिका को हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। पति जब डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, नौकरी मिलने के बाद भी इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। पति के बड़प्पन के चलते हुए इसका सामना उन्हें हमेशा करना पड़ा है। पहले साहित्यिक दावतें होती थी, बाद में राजनीतिक अफसरों के साथ आवभगत होती है। पति के तबादले होते रहते हैं। एक स्त्री को अपनी घर गृहस्थी संभालने के लिए क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं, ये इसमें आया है। और लेखिका बहुत ही बहादुर है, हर काम में वो समझदारी से लेती है। ससुर की तीसरी शादी की बात, बिगड़े देवर को सुधारने का जिम्मा, पति के विवाह बाह्य संबंधों की चर्चा आदि बातों को सुनकर, देखकर, समझकर हमें लगता है कि लेखिका में संयम और व्यवहार की कुशलता बहुत थी। विवाह बाह्य संबंधों पर सवाल करना ही लेखिका का संयमी व्यक्तित्व सिद्ध करता है। पति अगर बार बार गलती दोहरा रहा है तो भी कोई भी स्त्री उसे माफ़ नहीं कर सकती, किंतु ये चंद्रकिरण सोनरिक्शा उसे माफ़ कर देती है। पति माफ़ी मांगकर दूसरी लड़की के चक्कर में फंसता है और बर्बाद होता है। डिप्टी कलेक्टर नौकरी इसी चक्कर में चली जाती है, जिसका परिणाम घर की संपूर्ण जिम्मेदारी लेखिका के कंधों पर आकर रुक जाती है। इस पड़ाव पर वो लेखिका कैसा संघर्ष करती है, इस परिस्थिति में वो कैसा समझौता करती है। पैसों की कमी के वजह से उसका नियोजन करना, 5 बच्चों का भरण पोषण करना, ये आम बात नहीं थी। घर चलाने के लिए लेखिका को बहुत मेहनत संघर्ष करने पड़ते हैं। वह पैदल चलती है, जो पति के नौकरी के समय कार से आना जाना करती थी। पति की नासमझी और कमजोरी की सज़ा संपूर्ण परिवार को मिलती है। पति के ही एक दोस्त ने, जिसका नाम शोदा हसन था, उन्होंने लेखिका के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा था, जिसका कड़े शब्दों में लेखिका ने विरोध दर्शाया था। इस घटना के बाद उनके भीतर की जो हीन ग्रंथि थी, ज़रूर मुझमें ही कुछ कमी है, इस कारण क्रांति चंद्र सोनरिक्शा ऐसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं, ऐसा लेखिका को पहले लगता था। यानी एक हीन ग्रंथि उनमें थी, लेकिन इस घटना के बाद ये हीन ग्रंथि निकल जाती है। और छठी संतान 1 सवा वर्ष की होकर सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पति की आज्ञा मानने वाली ये जो माँ है, उस दिन कुछ नहीं कर पाती है। यह लेखिका के जीवन का सबसे बड़ा दुखद दिन है, जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बच्चा बिना इलाज के चला जाता है, जिसका नाम शन्नो यानी किरण था। इस घटना से पति को पश्चाताप होता है बाद में, किंतु जो गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता। इस घटना के बाद या दुखद घटना से लेखिका निकलने के लिए बहुत उनको समय लगा है। गृहस्थी बराबर चलती रही है। लेखिका ने 1960 में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन की एक घटना हमें बताई है, जो इस आत्मकथा में एक भाव जगाती है। इस अधिवेशन में दोनों पति पत्नी सम्मिलित हुए थे, जहाँ से क्रांति चंद्र की किसी कारणवश उनको बम्बई जाना था। उस समय लेखिका ने पति से 10 रुपये मांगे थे। पति ने देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा होता है कि क्रांति चंद्र जी जब स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको 15 रुपये का जुर्माना लगता है। जुर्माना यानी माल के वजन के कारण।
बस इसी छोटे से कारण की वजह से पति अपनी पत्नी को पत्र लिखकर शाप देता है। शाप कैसे देता है मैं यहाँ पढ़ती हूँ, आप सुनिए। क्रांति चंद्र जी सोन रिक्शा ये कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने मद्रास में 10 रुपये नहीं दिए तो तुम ज़रूर रास्ते भर मुझे कोसती रही होगी। तुम्हारा कोसना सफल हुआ। बम्बई स्टेशन पर मेरा बक्सा तोला गया और मुझे 15 रुपये जुर्माना देना पड़ा। पर कोसना तुम्हें नहीं आता, मुझे भी आता है। मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम जिंदगी भर भीख मांगोगी और तुम्हारे लड़के बेरे बनकर होटल की झूठन खाएंगे और तुम्हारी लड़कियां कोठों पर बैठेगी। ये जब सुनते हैं हाँ मेरे तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई भी पिता अपने जो बच्चों को, पत्नी को ऐसे कैसे श्राप दे सकता है। यानी पति का भयानक रूप देखकर वो तो क्रोधित हो जाती है और अपने बच्चों को इस बात का पता भी नहीं चलने देती। पत्र फाड़कर आकाशवाणी के लिए नौकरी को जाते समय वो नदी में बहा देती है। इस घटना से लेखिका के मन मस्तिष्क को इस तरह घायल कर दिया था। अशब्द कहने वाला पति फिर से घर में आकर रहने लगता है। देखिए ना कितनी बड़ी मजबूरी, और कोई भी पिता, कोई भी पति ऐसी कैसी शाप भरी बातें अपने मुंह से निकाल सकता है। लेखिका अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती है। समय के साथ स्वयं को बदलना उसने सीख लिया था। अपने पति के दोस्तों का अतिथि सत्कार करना, घर का सारा काम एक नौकरानी की तरह करना, उसके साथ बेइज्जती और अपमान भी हम सहना। सोन रिक्शा को अपने परिवार, पति के साथ उनके दोस्तों का आदर आतिथ्य करने में इतना समय देना पड़ता था कि वो अपने लिए कभी समय नहीं दे पाती थी। लेखिका को घर के कामों में व्यस्त रखा जाता था ताकि वह लेखन के लिए समय न दे सके। फिर भी लेखिका अपना सारा काम करते हुए अपनी लेखनी को आगे बढ़ाती है, चलाती है। लेखिका बहुत स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी दिखाई देती है। आकाशवाणी में नौकरी करते समय आए हुए बहुत से अनुभव वह हमारे साथ साझा करती है। यशपाल जी का दिव्या उपन्यास, शिवानी जी का कृष्णकली उपन्यास आदि का जो रेडियो रूपांतरण है लेखिका ने किया था। अपनी बड़ी बेटी का विवाह, छोटी बेटी की विवाह का धर्म संकट आदि घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। बच्चों की पढ़ाई के प्रति लेखिका का हमेशा ध्यान रहना। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जिसके चलते माँ बाप का दिया हुआ शाप फलीभूत नहीं होता है। सभी संतान अपने अपने क्षेत्रों में जम जाते हैं। वह अपने छोटे बेटे के घर में अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो रही है। उनका लिखना बंद हो जाता है। लेखिका के लेखन को प्रकाशित करना न करना उनके पति का निर्णय था। इस कारण उनकी किताबें प्रकाशित कम हुई है। किंतु जब बड़ी बेटी कुंतल ने हिंदी में पीएचडी की तो उन्होंने अपनी माँ की किताबों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। वह विष्णु प्रभाकर से मिलकर इस बात की सलाह लेती है। जब किताबें प्रकाशित करने के लिए श्री नर्मदा प्रसाद से मिलती है, वो तैयार भी होते हैं, किंतु उनकी असमय मृत्यु के चलते वह अप्रकाशित ही रही। दूसरे एक प्रकाशक से बात होती है। जब क्रांति जी को ये बात पता चलती है तो उनके अहम को ठेस पहुंचती है और वो बेचारे ये प्रकाशित होने से मना कर देते हैं, जिस कारण इनको विश्वास नहीं होता कि चंद्रकिरण सोनरेखा की कोई भी किताब वैसे ही पड़ी रहती है, कोई भी प्रकाशित नहीं कर पाता। चंद्रकिरण सोनरेखा को हिंदी साहित्य में अकादमी द्वारा शीला दीक्षित के हाथों सम्मानित किया गया। चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है न केवल 1930 और 40 की महिलाएं पिंजरे की मैना है, बल्कि आज भी कई महिलाएं हमें पति के पारिवारिक पिंजरे में या मैना की भांति जीवन जी रही हैं और उनके सोच में और व्यवहार में बदलाव लाने का दमखम जो रखती है वो चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा पढ़ने से प्रेरित होती है या प्रेरित होना चाहिए। जीवन भर वो अपने पति की समर्पिता बनकर रहती है। पति बहुत सारे लांछन लगाता है, अपने बनाए नियमों के अनुसार वह चुप रहकर भीतर ही भीतर सब सहती है। ये लेखिका असामान्य होकर भी सामान्य जीवन जीने के लिए आदी बन जाती है। यही पिंजरे की मैना है। मैंने बहुत ही जल्दबाजी में संक्षिप्त में कहूँगी मैं, क्योंकि आत्मकथा काफ़ी बड़ी है
और आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इससे, इस आत्मकथा से कुछ जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष इस तरह है कि दाम्पत्य जीवन की संपूर्ण गाथा इसमें है। एक स्त्री का अपना वजूद, अपना अस्तित्व जो पति के निर्णय पर आधारित रहता है। लेखन में प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी लेखक का एक साहित्यिक स्थान होता है, वो उच्च कोटि का इनका है। तत्कालीन समय में हिंदी की लगभग सभी पत्रिकाओं में प्रसिद्ध और प्रचलित और छपने वाली ये लेखिका है। लेखिका ने जो कुछ लिखा, पत्र पत्रिकाओं में भेजा, वो कभी वापस नहीं आया, वो छपकर ही वापस आया। न ही कभी उन्होंने लिखने के बाद उसमें छेड़छाड़ की, ना ही उसमें बदलाव किया। यह आत्मकथा परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपना संघर्ष करते हुए चलने वाली असामान्य कथा है। गृहस्थी संभालते हुए अपना लेखन निरंतर करती है। उसे एकांत और अकेले वातावरण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पति के प्रति समर्पण, बच्चों के प्रति प्रेम और उत्तरदायित्व वह हमेशा निभाती है। विवाह के बंधन को वह अकेले निभाती हुई दिखाई देती है। पति तो बहुत बार इस संबंध को लांघ कर चले जाते हैं। मान, अपमान, सम्मान, संघर्ष भरी जीवन की कथा पिंजरे की मैना है। जिम्मेदारी कैसी होती है और रिश्तों में जायदाद के कारण कड़वाहट आती है, इसका वर्णन आत्मकथा में लेखिका के दादा के मृत्यु के बाद, घटना के बाद हमें देखने को मिलता है। साहित्य और समाज से जानबूझकर एक स्त्री को दूर रखा जाता है, घर के कामों में उसे व्यस्त रखा जाता है और पति का अपना अहमवादी जो स्वभाव है, रवैया है, ये इस आत्मकथा में आता है। लेखिका का समाज में प्रतिष्ठा से जीना, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, कर्तव्यगार बनाना, इसका सबसे बड़ा कारण लेखिका का अपना जीवन है। यह आत्मकथा भारत स्वतंत्रता पूर्व के परिवेश और स्वतंत्रता बाद के परिवेश को साथ में लेकर चलती है। लेखिका के परदादा, परदादी, दादा, दादी, माता, पिता एवं लेखिका के उनका परिवार, पति, बच्चों का जीवन चित्रण इसमें आता है। पति के शर्तों पर जीने वाली शायद ही ये पहली लेखिका है और जिन्होंने अपना जीवन, अपना साहित्य सब अपने पति के भरोसे छोड़ दिया, जो उनके साहित्य को प्रकाशित होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये आत्मकथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये आत्मकथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बड़ी आत्मकथा है, लेकिन मैंने बहुत संक्षिप्त में इसकी कथा वस्तु, इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए यहाँ पर रुकती हूँ। धन्यवाद।